साथी जय भीम, मैं हूँ हितेश और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम इस प्रोटेस्ट के साथ में जा रहे हैं और यहाँ से जो रैली है वो विधान भवन तक के जाने वाली है और वहाँ पर जो है ये जन आक्रोश मोर्चा वहाँ पर जाकर के सरकार से ये लोग मांग करने वाले हैं। हिवा अभी जो है अधिवेशन चल रहा है और ये अधिवेशन नागपुर की विधानसभा में होता है, तो उस विधानसभा के सामने ये प्रोटेस्ट करने वाले हैं। इसका नेतृत्व महाराष्ट्र के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संदीप ताजने कर रहे हैं। हमारे साथ में है नरेंद्र मेश्राम सर, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता है, साथ ही और इसी प्रोटेस्ट में वो शामिल होने आए। सर, क्या बताना चाहोगे इस प्रोटेस्ट के बारे में और क्या मांगे हैं आपकी सरकार के साथ में? प्रोटेस्ट जो है वो इस बात के लिए है कि इस देश में बहुजनों की संख्या जो है वो 85% है और 85% लोग जो है आज इस देश में 70 साल से गुलामी के जखड़ों में बंधे हुए हैं। इसके लिए कारण ये है कि लोग जो है वो अम्बेडकरवाद को समझ न पाए और अम्बेडकरवाद में ही सबका हित छुपा हुआ है। आज हम देख रहे हैं देश में कि देश कंगाल हो चुका है, बिक गया है और भिखारियों के 140वें लाइन में 90 नंबर पर भारत है। लेकिन आज भी ये झूठ फैलाया जा रहा है कि देश उन्नति और विकास पे चल रहा है। तो ये विचार करने की बात है बहुजनों को कि आज विकास किसका हुआ है। कल तक के जो लोग कर्मचारी वर्ग थे वो कर्मचारियों की भर्ती आज 8 सालों से बंद है। 8 सालों से बंद होने के बाद कोरोना काल में जो करोड़ों लोग बेघर हो गए हैं, बेमजदूर हो गए हैं और वो आज भुखमरी के कगार पर है। हमने तो ऐसे भी हालात देखे हैं लोगों को कि जो टैक्सा तक के नहीं चल रही। एक टैक्सी ड्राइवर जो था अपने बेटी के लिए 4 दिन से रोजी नहीं कमा सका, उस बेटी के लिए दूध नहीं ला सका, उस आदमी ने घर जाने के बजाय बाहर में जाके फांसी लगा ली, सुसाइड कर ली। आज इस हालत में आ गया देश की अपने बच्चे के लिए दूध नहीं ला सक रहा, सुसाइड कर रहा है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। यह जो लड़ाई है हमारी बहुजन समाज की, ये समता की लड़ाई है, ये न्याय और हक और अधिकार की लड़ाई है। इस लड़ाई में सभी बहुजनों ने शामिल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात हम ये कहना चाहेंगे कि अगर न्यायपालिका इस देश में जिंदा है और संविधान जिंदा है तो संविधान के माध्यम से ईवीएम जो है वो बंद होना चाहिए। ईवीएम जब तक के बंद नहीं होंगी तब तक के इस देश में बहुजनों का राज नहीं आ सकता। इसलिए ईवीएम की मांग हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा हमारा मुद्दा है एसटी समाज आज जो इस देश का मूल निवासी है वो आज बेघर, बेमजदूर, बेजमीन हो गया है और उसको उसका हक अधिकार मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। प्रथम लड़ाई हमारी ये है कि शिक्षा विभाग में आज जो जिला परिषद की स्कूलें थी वो जिला परिषद की स्कूलें पूरे तमाम बंद हो चुकी है, बंद के कगार पर है और वहाँ पर बच्चे नहीं हैं। इसलिए शिक्षकों को नौकरी से बंद किया जा रहा है, नौकरी भर्ती नहीं हो रही है। ये शिक्षा पे पहला वार यहाँ की मनुवादी सरकार मार रही है। वह शिक्षा से वंचित रखना चाहती है क्योंकि शिक्षा अगर मिल गई तो हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखेंगे। इसलिए इस देश में सबसे पहले हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जब तक कि हमें शिक्षा नहीं मिलेंगी तब तक कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होंगे। इसलिए सबसे पहले युवाओं से और बहुजन समाज से हमारी अपील है कि आप लोग जो है वो शिक्षा का महत्व समझे, क्योंकि इस देश में आपको खाना खिला के फुकट का चावल और गेहूँ राशन देके वो आपको लाचार बनाना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको ये जो लाचारी बनाने की बात जो है, अनाज देके 10 किलो अनाज, 15 किलो अनाज जो फ्री का मिलता है, यहाँ आपको अनाज नहीं मिल रहा है। ये आपको भिखारी के लाइन में खड़े कर रहे हैं। तो आप भिखारी नहीं हैं, इस देश के मालिक है, इस देश के हुक्मरान है, जो कि हमारे वोट से ही ये लोग चुनकर जाते हैं और हमारे वोट से चुनने के बाद में ये अदानी अंबानी को जो ये चीज़ें बेच रहे हैं, वो चीज़ें प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, एजुकेशन प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिसके वजह से बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देश की आर्थिक स्थिति देखेंगे आप तो बहुत ही दयनीय हो चुकी है। और बहुजन समाज पार्टी जो इस देश में समतामूलक समाज की बात करती है, तो बहुजन समाज पार्टी के आने वाले समय में जो है तैयारी कैसे रहेंगी 2024 के इलेक्शन को लेकर के? 2024 के इलेक्शन को लेके मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जो हथियार बाबा साहब ने हमें दिए हैं शिक्षा का और वोटों का राजकारण का, तो वोटों के राजकारण में हमें ये बात किस लाइन में खड़े हैं हमें ये देखना पड़ेगा। क्या हम अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हैं या क्या हम लोग 10 किलो चावल के लिए भिखारी बन के लाइन में खड़े हैं? अगर ये सारी चीज़ें हैं तुम्हारे हितैषी है तो ये 10 किलो 15 किलो चावल देने के बजाय
कोरोना के समय तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे परिवार को अगर इन्होंने तड़पता मारता छोड़ दिया, लावारिस छोड़ दिया, लावारिस लाशों में दफन हो गए, तो आपको ये इस बात का विचार करना है कि इस देश में हमारा हित 2 किलो 15 किलो चावल देने से नहीं होगा, शिक्षा से होगा और राजकारण से होगा। जब तक हम इस देश में सत्ताधारी नहीं बनेंगे, हम अपना हक और अधिकार नहीं ले सकेंगे। इसलिए युवाओं ने इस बात को सोचना चाहिए कि कल तक के हम लोग पढ़ रहे थे, तो पढ़ने के लिए जो हमारा हथियार था उसको आज प्राइवेटाइजेशन कर दिया, और जो लोग हमारे थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे तो उनके लिए उन्होंने ड्यूटियों का, सरकारी नौकरियों का जो माध्यम है वो उसे बंद कर दिया गया, क्योंकि अब सरकारी नौकरियां रही नहीं तो आप आरक्षण मांगने के लिए प्राइवेट कंपनी के पास जा नहीं सकते। आने वाले समय में जैसा कि कांग्रेस की सरकार थी, 60 साल राज करके इस देश में चली गई, बहुजनों का खासा उद्धार नहीं हुआ, जिसके वजह से प्राइवेटाइजेशन को आज हम भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं, लेकिन इसकी नींव कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी रखी थी। और इसी कांग्रेस ने इस देश में एलपीजी लाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। तो इस देश में बेरोजगारी, इस देश में बहुजनों का हक अधिकार छीनने का भी श्रेय कांग्रेस को ही उतना भी जाता है। कांग्रेस को ही जाता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, और इन दोनों को जो हैंडल करता है, जो चलाता है, वो आरएसएस चलाता है, मनुवादी चलाता है। और ये आरएसएस जो है, कल तक के हम 70 सालों में हम एक दूसरे से भाईचारा लेके चलते थे, आज हमको देखा जा रहा है कि मुस्लिमों को लड़ा रहा है हिंदू से, हिंदू के बाद मुसलमानों के साथ हमको लड़ाया जा रहा है। धार्मिक राजनीति हो रही है देश में, और इसी धार्मिक राजनीति के वजह से देश का भाईचारा कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। तो ऐसे भाईचारे को देश में अगर जमा के रखना है, बना के रखना है, तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? अगर भाईचारा बनाए रखना है, इस देश में एकता के साथ हमें रहना है, और अगर हम भाई भाई है तो एक ही मैसेज रहेगा कि बहुजन समाज पार्टी एकमात्र पर्याय है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ही जो है वो समता की और स्वतंत्र की लड़ाई लड़ती है। समता और स्वतंत्र की लड़ाई इस देश में दूसरा कोई भी पक्ष लड़ता नहीं है। भाईचारे की लड़ाई यहाँ पर देश में कोई लड़ता नहीं है। बाकी जो आरएसएस वाले हैं वो भाई भाई में, जाति जाति में लड़ाने का काम कर रहे हैं, और वो लड़ा के ही इस देश में हिंदू और मुस्लिम और दलित का राजकारण करके इस देश में सत्ता बनाए बैठे हैं। तो हमको इस बात को समझना होगा कि ये 3% के जो लोग हैं, ये जो 15% के लोग हैं, ये हम पे सत्ता कर रहे हैं, और ये सत्ताधारी होने का कारण जो है कि इस देश को लूटकर ये आरएसएस ने और बीजेपी ने आज पूरा पैसा जमा कर लिया है, और उस पैसे के बल पे ही इस बहुजन समाज की बिक्री और खरीदी हो रही है। तो मैं चाहूँगा कि ये इस बात को पढ़ा लिखा वर्ग जो है वो समाज के आखिरी तबके तक जाए और समझाए कि ये जो तुम पैसा ले रहे हो ये तुम्हारे लिए हानिकारक है, ये तुम्हारे लिए जहर है। ये मतलब कहीं ना कहीं बहुजन समाज अपने वोट की वैल्यू समझना चाहिए, जिसके वजह से ये मनुवादी व्यवस्था को न मजबूत न करे। बहुजन जो बात करता है, जो बहुजन विचारधारा की बात करता है, जो महापुरुषों की बात करता है, उनको उन्होंने वोट की वैल्यू समझकर अपने आइडियोलॉजी के लोगों को चुनना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि इस देश में अगर आपको समझना है कि बाबा साहब नहीं होते तो इस बहुजन समाज का आज क्या हुआ होता। आज बहुजन समाज पे जो ऋण है, जो कर्जा है, वो बाबा साहब का है, लेकिन हमारे जो ओबीसी समाज में, बहुजन समाज में बरगलाया जाता है कि ये जो अम्बेडकरवादी है ये हमारे नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ बहुजन समाज से, क्या आपका इस 70 साल में आरएसएस ने कभी भला किया है? चाहे वो पार्टी कोई भी हो, क्या उन्होंने तुम्हारा भला किया है? आज ओबीसी का हक अधिकार छीन चुका है, छीन गया है। आज जो कल तक के आरक्षण मिलता था ओबीसी समाज को, वो भी खत्म कर दिया गया है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि आपकी हक की लड़ाई कौन लड़ रहा है, और जब तक कि आप अम्बेडकरवाद साथ में नहीं लोगे तब तक कि आपके बच्चों का और आने वाली पीढ़ी का भला नहीं हो सकता। बस तो साथियों, बाबा साहब की विचारधारा को इस देश में बहुजन समाज पार्टी ही जो है लागू कर सकती है। इस देश में बहुजनवादी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम, समाज में भाईचारा बनाने का काम, महिलाओं के हक और अधिकार की बात अगर करती है तो बहुजन समाज पार्टी करती है। बाबा साहब के बाद में राज्यसभा से इस्तीफा देने वाली बहन मायावती जी ही ऐसी एकमात्र नेता थी जो बहुजनों के हक और अधिकारों के बारे में बात करती थी। हमारे साथ में हमारे एक आंदोलनकारी साथी है, इनसे जानना चाहेंगे कि क्या 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 कहना चाहोगे इस आंदोलन के बारे में? ये आंदोलन नागपुर से हिंदी
इस आंदोलन नागपुर से इंदौरा मैदान से विधान भवन तक पहुंच रहा है। ये आप आंदोलन देख रहे हैं, ये आंदोलन ही नहीं तो दोस्तों देश में जो 85 तक के समाज है, जिसे हम दलित, ओबीसी, मुसलमान भाइयों के समाज के हक के लिए हम यह आंदोलन है। जो यहाँ के सरकार में मंत्रीपद के बैठे हैं उनके विरोध में आंदोलन है। जिन्होंने हमारे महापुरुषों का अपमान किया, जिन्होंने हमारे महापुरुषों को अपशब्द अपमान किया, वो भी भर सभा में हमारे महापुरुषों का अपमान किया। ऐसे हम उसको बताना चाहते हैं कि यह आंदोलन बीजेपी के खिलाफ है, यह आंदोलन सरकार के खिलाफ है, कि जिन्होंने वो सरकार के खिलाफ है जिन्होंने हमारे बाबा साहब महात्मा फुले इनको अपशब्द से नवाजा। ऐसे में वो मंत्री अभी भी है, मतलब उनके ऊपर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो चुकी है। और जो आंदोलन का विरोध करते हैं और जो उनके खिलाफ में बात करते हैं, जिसका निषेध करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर जो है धाराएं लगाई जाती है, कलम लगाई जाती है। तो उनको सरकार ने जो है सरकार के मंत्रियों को सरकार ने छूट दे के रखी है, जिसके वजह से वो ऐसी बातें करते हैं। देखिए मेरा यह आपने जो कहा है कि उनके सामने में विरोध करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, ये उनके चेले चपाटे हैं। जो करता है विरोध ये उनके सोए हुए चेले चपाटे हैं, 150 पे बिके हुए। अगर ये विरोध करते हैं, ये उनके खिलाफ विरोध करते हैं, तो फिर चुनाव आते समय ये उनका झंडा क्यों पकड़ते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये लोग विरोध करते हैं, कोई संगठन विरोध करता है उनका, तो फिर अभी भी वो मंत्री क्यों है? विरोध करके सिर्फ 1 दिन 2 दिन विरोध करते, फिर उनके रैली में जाते हैं, घूमते। उनका विरोध सिर्फ एक ही पार्टी कर सकती है, एक ही नेता करती है। उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी और उस नेता का नाम है परम आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी। दोस्तों सरकार के खिलाफ जब कोई बोल सकता है तो कोई संगठन नहीं बल्कि एक ही संगठन है, एक ही नेता है, वो है बहुजन समाज पार्टी और परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों बहुत सारे कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि जो सरकार में मंत्री रह चुके हैं, जो बहुजन समाज के महापुरुषों का हमेशा से अपमान कर रहे हैं और जिन महापुरुषों ने इस देश को, इस महाराष्ट्र को बनाने के लिए पूरी जिंदगी अपने जीवन को झोंक दिया, ऐसे महापुरुषों को अगर अपमानित किया जाता है और उन नेताओं को बर्खास्त नहीं किया जाता है, वो अपने कहने पर लोगों से जो है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं। तो ये जो पूरा मामला है, जो पूरा मोर्चा है, उनके खिलाफ में भी है, जो महापुरुषों का अपमान करते हैं और महापुरुषों के साथ में ऐसी बातें करते हैं। हमारे साथ में बीएसपी के और एक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। नहीं सांगा ना, नहीं बोलता क्या, एंड कर दूं? हाँ। तो इसी तरीके से जो है इस मोर्चे को पूरे महाराष्ट्र के अंदर से लोग इसके साथ में जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये मोर्चा अभी सीधा विधान भवन जाएगा और विधान भवन से सीधा डायरेक्ट लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। तब तक कि आप बने रहे द थिंक पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।